नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। you're watching करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में एक है चाइना। साउथ ईस्ट एशियन देशों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। चाइना इज ट्राइंग टू कोट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये क्यों कर रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो हमारे देश का एक विजिन जैम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस को देखने वाले हैं, इसकी कैपेसिटी और ये सारी चीज़ों को भी देखेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि पाकिस्तान के जो पुराने दोस्त थे, पुराने मित्र देश जो हैं, वो अब पाकिस्तान से एक दूरी बनाकर चल रहे हैं और भारत के साथ कहीं ना कहीं नज़दीकियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। और फोर्थ टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट कास्ट सेंसस, राइट। फिफ्थ टॉपिक जो है दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डे एंड दैट इज़ about private members' bills. Discuss the relevance and significance of private members' bills (PMBs) in India's parliamentary democracy, especially in the context of declining legislative space for individual MPs. ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं, PMBs जो हैं, ये बेसिकली ऐसे बिल्स हैं जो नॉन मिनिस्टर MPs के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, राइट। जनरली क्या होता है हमारे देश में, मोस्ट बिल्स जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ही पार्लियामेंट में टेबल किए जाते हैं और फिर लोकसभा और राज्यसभा में से इसको पास किया जाता है और वो हमारे देश के कानून बनते हैं। पीएमबीज को लेकर रूल ये कहता है कि एवरी फ्राइडे पीएमबीज जो हैं इसके लिए डिस्कशन रिजर्व रखी जाती हैं। और ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं ये कोई भी एमपी रख सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का एमपी हो, चाहे ओपोजिशन पार्टी का एमपी हो, वो एज पर द रूल पीएमबी को टेबल कर सकता है। पीएमबी की सबसे जो खास बात है वो ये है, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एक एमपी, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपोजिशन पार्टी का एमपी जब कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल टेबल करता है पार्लियामेंट में, तो उस पर्टिकुलर एमपी का, उस पार्टी का नहीं, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है दैट डज नॉट मैटर, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट मैंडेट रहता है कि पार्टी क्या कर रही है, क्या कह रही है, वो नहीं। एक इंडिविजुअल एमपी जो है, अगर वो किसी विषय को लेकर कोई बिल टेबल करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी है ये प्राइवेट मेंबर बिल, ओके। अब इसका सबसे, जो अगर हम आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो इंपॉर्टेंट तो है पीएमबी, लेकिन ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं। मीन्स डिक्लाइन तो क्या, आप देखिए, अभी आज़ादी के बाद अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14, ओनली 14 पीएमबीज हैव बीन गिवन प्रेसिडेंशियल एसेंट। अभी तक इतने लंबे इतिहास में, हमारे देश के इतने 7.5 दशक के इतिहास को देखेंगे आज़ादी के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ 14 ऐसे बिल्स हैं जो पीएमबी की कैटेगरी में आते हैं, जिनको लॉ के तौर पर एक प्रेसिडेंट ने फाइनली, ये दोनों बिल्स, सॉरी, ये दोनों हाउसेस में से पास हुए और ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया और ये देश का कानून बना। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14 ऐसे पीएमबीज जो हैं वो लॉ में कन्वर्ट हुए हैं। 1970 के बाद एक भी ऐसा पीएमबी नहीं है जिसको दोनों हाउसेस में से क्लियर किया गया हो। अगर हम 17th लोकसभा को देखें तो 17th लोकसभा में 729 पीएमबीज को टेबल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, लेकिन ये 729 में से सिर्फ 2 पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हुई है, बाकी पर कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हम 18th लोकसभा की बात करें तो अभी तक आप समझ लीजिए सिर्फ 20 ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने ऐसे पीएमबीज को इंट्रोड्यूस किया है। तो यू कैन सी के लगातार ये 70s के बाद तो कभी कोई पास ही नहीं हुए, राइट। कोई दोनों हाउसेस में से क्लियर नहीं हुआ है और अभी तक सिर्फ 14 ही पास हुए हैं। और अब देख सकते हैं 729 में से सिर्फ 2 पर डिस्कशन हुई है, 18th में तो सिर्फ 20 ऐसे पीएमबीज जो हैं वो
अभी तक हमारे सामने आए हैं। बजट सेशन जो था 2024 का, तो उस समय पर 64 पीएमबीज जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, लेकिन इन पर किसी भी प्रकार की डिस्कशन जो है वो नहीं हुई। राइट, विंटर सेशंस के 2 ऐसे फ्राइडेज थे जिसमें डिस्ट्रप्शन की वजह से डिस्कशन नहीं हुई पीएमबीज पर, और एक जो फ्राइडे था तो उसमें जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन चली। जो बजट सेशन का पहला फ्राइडे था तो उसमें यूनियन बजट को लेकर डिस्कशन हुई, तो पीएमबी को कोई चांस नहीं मिला। राइट, तो इस प्रकार की सिचुएशन है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो बजट सेशन में 82 ऐसे पीएमबीज जो हैं उनको टेबल किया गया, 49 जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए और एक पर डिस्कशन हुई। तो ये सिचुएशन है पीएमबी की। PMBs can reflect public concerns, personal convictions और emerging social needs outside party lines। एक जो पार्टी होती है उसकी एक दिशा होती है, मैनिफेस्टो होता है, उसके कुछ प्लान्स होते हैं एक्सेट्रा। लेकिन पीएमबी जो है वो एक इंडिविजुअल एमपी जो है, अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ के लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई नेसेसिटी है, तो ये पीएमबी के द्वारा एक एमपी के माध्यम से देश के सामने, पार्लियामेंट के सामने ऐसे विषयों को रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एमपी होते हैं तो उनका किसी विषय को लेकर पर्सनल कन्विक्शन होता है कि इस पर कानून बनना चाहिए, इस पर कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, और कुछ सोशल नीड्स जो इमर्ज होती है जो पार्टी के ध्यान में नहीं लेकिन उस पर्टिकुलर एमपी के ध्यान में आती है। तो ऐसा ही एक केस जो है ये 2019 का है। 2019 में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल ये टेबल किया गया था। एनसीपी के एक एमपी हैं सुप्रिया सुले ने ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में एक कनेक्टिविटी का समय है, राइट, कनेक्टिविटी का माहौल है। तो क्या होता है कि आपकी ऑफिस आवर्स सुबह 10 से लेकर लेट्स से शाम के 6 बजे तक है। तो उसके बाद भी आपकी ऑफिस में से या फिर आपका बॉस जो है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से कोई चीज़ करने के लिए बोलेंगे कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, एक्सेट्रा। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो मेंटल हेल्थ है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है उसको टेबल किया गया था, ताकि जो इवॉल्विंग सिचुएशन है लेबर राइट्स की डिजिटल इकोनॉमी में, तो उसको हाईलाइट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ, लेकिन ये बिल जब रखा गया, राइट, ये पीएमबी जब रखा गया, तो इससे पूरे देश में वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ को लेकर एक डिबेट जो है उसकी शुरुआत हुई। कुछ पीएमबीज जो होते हैं इनकी इंपैक्ट लेजिस्लेशन पर भी काफी होती है। जैसे एक राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस बिल 2014 है, तो ये तिरुचि सिवा डीएमके के राज्यसभा के एमपी हैं, तिरुचि सिवा। इन्होंने 2014 में इस बिल को टेबल किया, और सॉरी ये यू नो ये आई थिंक इट वाज इन 2014 ओनली, लेकिन ये पहला ऐसा 2015 में ये राज्यसभा में से इसको पास किया गया। एंड दशकों के बाद, 4 दशक के बाद पहला ऐसा बिल बना जिसने राज्यसभा में से, ये पर्सनल बिल जो पीएमबी है, ये ऐसा पहला ऐसा बना जो राज्यसभा में से इसको पास किया गया। तो ये जो राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस बिल है, इसकी इंपैक्ट लेजिस्लेशन पर कैसे पड़ी? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये 2014 के बिल में से ली गई थी। तो दिस इंडिकेट्स कि जो प्राइवेट इनिशिएटिव्स होते हैं तो ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ सेंसिटिव इश्यूज जो होते हैं इनको मेन स्ट्रीम पर लेकर आते हैं ये पीएमबीज। तो आप समझ रहे हैं ना, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रूलिंग पार्टी के एमपी ने भी पीएमबी का इस्तेमाल किया है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक कोई ऐसे कंसर्न है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई सोशली रेलेवेंट इश्यू है, तो इनको रूलिंग पार्टी के एमपी भी रख सकते हैं। जैसे एक गोपाल चिन्नैया शेट्टी हैं, ये बीजेपी के एमपी हैं, और उन्होंने ये फ्री हेल्थ केयर फॉर सीनियर सिटीजन्स
प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ्री हेल्थ केयर दी जाए। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक बिल प्लेस किया था। और आज देखिए कुछ समय पहले की ही बात है जब सरकार ने ओवर 70 जो हमारे सिटीजन्स हैं तो उनको PMJAY जो है उसका पार्ट बना दिया है कि उनको हर मीन्स उनको एक कवर मिलेगा, इंश्योरेंस का कवर। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि PMBs प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब PMB को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए देयर आर फ्यू रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड। पहला तो ये है कि इसके लिए टाइम एलोकेट किया जाए, राइट, स्पेसिफिक टाइम एलोकेट किया जाए कि इस समय पर PMBs के बारे में ही चर्चा होगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ रिव्यू कमिटीज क्रिएट कर सकती है। अगर कोई PMB आता है और इम्पोर्टेंट है तो फिर इस बिल पर एक रिव्यू कमेटी हो, इसको स्क्रीन किया जाए, इस पर और ज़्यादा रिकमेंडेशंस जो हैं, एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस दिए जाएं। तीसरी जो चीज़ है वी कैन लर्न फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। यूके में क्या है कि एक 10 मिनट का 10 मिनट रूल है वहाँ पर, 10 मिनट रूल। तो इस 10 मिनट रूल में क्या है कि कोई भी MP जो है वो अपना एक बिल जो है वो टेबल रख सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो है वो पार्लियामेंट के सामने रख सकता है। तो 10 मिनट तक वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। और फिर जो ओपोजिशन के MP हैं, लेट्स से कि ओपोजिशन के किसी MP ने ये 10 मिनट रूल का यूज़ करते हुए कोई टॉपिक रखा, तो फिर रूलिंग पार्टी जो है उस पर 10 मिनट पर अपनी प्रतिक्रिया या फिर अपना जो व्यू पॉइंट है वो देगी। इसी के साथ एक फोर्थ जो चीज़ की जा सकती है वो ये है, हमारे पार्लियामेंट का टाइम जो है वो जनरली कुछ 11 से लेकर 4:30 बजे तक के आसपास रहता है। तो ये टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर इसमें 1-2 घंटे भी ऐड किए जाए तो PMB को लेकर एक्स्ट्रा टाइम जो है वो निकाला जा सकता है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है और इसी के साथ साथ जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी कहा है कि PMBs जो हैं ये फार साइटेड हैं। PMB के बारे में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की गोल्ड माइंस है ये, यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग विषयों पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलते हैं वाया PMB। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पॉलिटी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये PMB, राइट डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 2। इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। कमेंट ऑन द रोल ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी इन सिक्योरिंग सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान्स एलाइज आफ्टर द पहलगाम अटैक। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं। आपको याद है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए थे। वहाँ पर उनको ये दुखद समाचार मिला कि हमारे देश में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये पहलगाम वाला अटैक जो है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी ये जो यात्रा है उसको कट डाउन करके वापस वो भारत आए। और उसके बाद क्या हुआ ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट। सऊदी अरेबिया का मैप भी आपके लिए कोई एलियन नहीं है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर ऑन एज वेल। तो यहाँ पर बहुत ही क्विकली, राइट, ये कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रेड सी यहाँ पर है, पर्शियन गल्फ यहाँ पर है। ये सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये सऊदी अरेबिया नाम का देश, राइट। देन वी हैव UAE, दुबई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके कोई ना कोई रिलेटिव फ्रेंड वहाँ पर रहते होंगे, राइट। भारत में कोई ऐसा नहीं है जो दुबई में कोई रहने वाले व्यक्ति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना जानता हो। तो ये भी मैप ऐसा है, ये भी एक देश ऐसा है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। इस विषय पर तो वैसे हमने डिस्कशन की थी। अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है तो उसने अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का राज है, तो तालिबान के साथ एक डिस्कशन की है और तालिबान ने पाकिस्तान की निंदा भी की है। तो यहाँ पर है अफगानिस्तान का मैप। तो ये 3 देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज चीज़ों को देखने वाले हैं, राइट। भारत ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज सऊदी अरेबिया, UAE और अफगानिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत किए हैं। और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं आइसोलेट हुआ है। ये 3 देशों के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि एक वक्त था जब ये तीनों देश जो हैं ये पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे मित्र देश थे, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिस्कशन हुई पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। और जॉइंट स्टेटमेंट जो आया तो इसमें ये जो अटैक हुआ है पहलगाम पर,
पहलगाम टेरर अटैक जो है इसकी निंदा की है जॉइंट स्टेटमेंट में। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भारत और सऊदी अरेबिया ने की है, और दैट इज रिजेक्टिंग लिंकिंग टेररिज्म टू एनी रिलीजन। टेररिज्म का किसी भी धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो बात अलग है कि वो धर्म का नाम लेंगे, लेकिन किसी भी धर्म के साथ टेररिज्म का रिलेशन नहीं है, जिस चीज़ को कई बार हमने इस प्लेटफॉर्म पर भी डिस्कस किया है। यही बात जो है वो हमें इंडिया और सऊदी अरेबिया के जॉइंट स्टेटमेंट में देखने को मिलती है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, ये आपको 2006 में एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। देखिए, सऊदी अरेबिया की डार्क हिस्ट्री को भी अभी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि एक वक्त था जब ये इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ों को प्रोपोगेट करता था सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया समझ गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। और फिर जब ये मोहम्मद बिन सलमान आए उसके बाद तो बहुत सारे बदलाव जो हैं, पॉजिटिव बदलाव जो हैं वो सऊदी अरेबिया में हुए। एक 26/11 के साथ जुड़ा हुआ एक टेररिस्ट था जिसका नाम है अबू जुंदाल। तो अबू जुंदाल को अरेस्ट करने में सऊदी अरेबिया ने भारत की मदद की, और तब से ये एलईटी का ऑपरेटर है ये अबू जुंदाल, और तब से काउंटर टेररिज्म को लेकर इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। और अभी तो रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरेबिया भारत में करने वाला है, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया यूएई के रिलेशंस भी आप जानते हैं, मैं इनकी छोटी छोटी डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 2017 में दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया गया। मोदी साहब ने अभी तक 6 विजिट्स की है यूएई में। दिस इंडिकेट्स के दोनों देशों के बीच में हाई लेवल एंगेजमेंट हो रहा है, राइट। एक समय था जब यूएई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज अब देखिए पाकिस्तान जो है उससे अपने आप को डीकपल कर रहा है यूएई, और एक हद तक डीकपल हो चुका है। अप्रैल 2024 में वहाँ के जो दुबई के जो राजा हैं और यूएई के वो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। तो अप्रैल 2024 में वो भारत की यात्रा पर आए थे, राइट, मखदूम साहब। और दिस इंडिकेट्स के दोनों देशों के बीच में डिफेंस को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग पर भी दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। एक सरप्राइज विजिट हुई, हमारी टीम जो है वो काबुल गई, और तालिबान ने ये पहलगाम अटैक का विरोध किया, इसकी निंदा की, पाकिस्तान पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है। पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही हमने इस विषय पर डिस्कशन की थी, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बट यू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो भारत ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई की है, और राइट टाइम पर ये सारे देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान से एक दूरी बनी है, एंड दिस इंडिकेट्स कि भारत का सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और बैक चैनल टॉक्स जो हैं ये कारगर साबित हुए हैं। Moving on to next topic, dear friends, this one is about China. Examine how Xi Jinping's 2025 Southeast Asia tour reflects China's evolving foreign policy in response to US economic pressure. Xi Jinping साहब जो हैं ये कुछ 14th से लेकर 18th अप्रैल अलग अलग देशों की यात्रा पर निकले, 3 देशों की यात्रा पर वो निकले थे। इनके मैप्स को भी हम देखने वाले हैं। तो शी जिनपिंग साहब की ये साउथ ईस्ट एशिया की जो टूर है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि अभी जो एक ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म या फिर यूएसए ने जो स्टैंड लिया है कि अभी जो टैरिफ है वो इट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 145% ऑन चाइना, तो ऐसे प्रेशर के माहौल में चाइना जो है वो अपने आप को एक स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वियतनाम के बारे में। वियतनाम का मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट, दिस इज़ वियतनाम हियर। और यहाँ पर इसका एक बहुत ही फेमस सिटी है हो ची मिन सिटी, देन यू नो द हैनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। और यहाँ पर साउथ चाइना सी भी आप देख सकते हैं, और साउथ चाइना सी को लेकर वियतनाम और चाइना के बीच में भी कई बार इश्यूज़ हुए हैं। अभी चाइना और वियतनाम के बीच में 45 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो इसमें प्रोडक्शन को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट साइन हुए हैं। रेलवे कोऑपरेशन जो है इट्स ए बिग कंपोनेंट ऑफ दिस 45 एग्रीमेंट्स। और यहाँ पर ये जो डील है कहीं ना कहीं दोनों देश अपने आप को एक्सटर्नल टैरिफ शॉक से बचाना चाहते हैं, क्योंकि
चाइना पर 145% जो टैरिफ लगेगा, तो वियतनाम पर 46% टैरिफ लगने वाला है। एज यू नो कि अभी 90 डेज का एक पॉज जो है वो लगाया गया है, तो अभी ये टैरिफ एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन जब ये पॉज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 46% टैरिफ लगेगा वियतनाम पर। दूसरा जो देश है दैट इज मलेशिया। मलेशिया जो है तो ये दो पार्ट्स हैं, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। अगेन यू कैन सी साउथ चाइना सी हियर, राइट। अगेन चाइना और मलेशिया के बीच में 30 पैक्ट्स साइन हुए हैं, तो इसमें खास करके टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल पीस, ये सारी चीज़ें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर की गई। और ये जो विजिट है इससे चाइना जो है वो मलेशिया के साथ अपने बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को डेवलप करना चाहता है, और मलेशिया पर 24% जितना टैरिफ जो है वो लगने वाला है। तो चाइना अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पर मलेशिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। एक और देश है कैम्बोडिया, या फिर कंबोडिया इसको कहते हैं। नोम फैन इसका कैपिटल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ चाइना ने 37 एग्रीमेंट्स किए, और कंबोडिया जो है इसका एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। $15 बिलियन का व्यापार हुआ दोनों देशों के बीच में 2024 में। और इसमें जो सबसे मेजर फोकस है दैट इज फुनान टेको कैनाल। ये $1.7 बिलियन की एक कैनाल बनाई जाएगी, और इसमें 49% फंडिंग जो है वो चाइना करने वाला है। हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म को लेकर दोनों देशों के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए, और यहाँ पर चाइना जो है वो कंबोडिया का एक टॉप इन्वेस्टर और ट्रेड पार्टनर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें चाइना क्यों कर रहा है? चाइना जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ साबित करना चाहता है कि खास करके नेबरिंग रीजन में चाइना जो है वो एक रॉक सॉलिड पार्टनर है, रॉक सॉलिड इन्वेस्टर हैं, आपके साथ खड़ा रहेगा। और अभी चाइना में एक नेबरिंग कंट्रीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, 8-9 अप्रैल के बाद, मीन्स इस समय में 8-9 अप्रैल के समय में। तो इसके बाद शी जिनपिंग साहब जो हैं वो यात्रा पर जाते हैं। तो चाइना का जो आइडिया है दैट इज़ अबाउट शेयर्ड फ्यूचर। तो यूएस की जो आइडियोलॉजी है तो उसके खिलाफ अपने आप को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। और चाइना जो है वो यूएसए के एफर्ट्स को कट डाउन, अंडरकट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का कहना कहीं ना कहीं ये है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेड डील्स हो, तो यूएसए ये सारी चीज़ें आपके साथ करेगा, वी विल स्टैंड विथ यू, हम आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएसए का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा चाइना पर बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ शी जिनपिंग साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं एज ए लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं रीजनल लेवल पर, और घर पे भी वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए यूएसए का इतना प्रेशर आ रहा है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे देश जो हैं वो हमारे साथ चलकर, मीन्स हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो अपनी एक फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से वो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ भी यहीं पर दिखा रहे हैं। सो दिस आर द थिंग्स। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट Vizinjam port is emerging as a key player in India's maritime strategy. Critically evaluate its potential and challenges in the context of regional transshipment competition. ये जो विजिनजैम पोर्ट हैं, इसका अगर आप इतिहास देखें देन यू विल फाइंड कि जुलाई 2024 में इसको कमीशन किया गया। ओके, फिर दिसंबर 24 में ये कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए स्टार्ट हो गया। तो अभी तक इसने कुछ 246 शिप्स को हैंडल किया है, विच इज ए गुड थिंग, और 5,01,847 TEUs हैंडल किया है इसने मार्च 2025 तक। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इट विल हैंडल 1 मिलियन TEU कैपेसिटी। तो धीरे धीरे इट इज गेनिंग स्ट्रेंथ। लेकिन ये जो हमारा पोर्ट है इट हैज टू कम्पीट विद सम ऑफ द टॉप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो एशिया में है, जो मिडिल ईस्ट में है। एक तो दुबई है, एक सलाला है, फिर श्रीलंका का कोलंबो है, सिंगापुर है, तांजुंग पहले पास हैं। तो ये सारे अलग अलग पोर्ट्स के साथ एक कंपटीशन में उतरेगा। अब ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं
इनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसी के साथ इनके पास डीप, इसको कहते हैं, लेट मी राइट इट डाउन हियर, राइट, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। डीप ड्राउट बर्थ्स, बेसिकली लेट्स से कि ये एक शिप है, ठीक है, देखा मेरा स्केच, ये बना दिया मैंने टाइटैनिक। चलो, ये शिप है समझने के लिए। तो डीप ड्राउट बर्थ का मतलब ये है कि शिप जब पानी में आती है, उस पर लोड आएगा तो थोड़ी डूबेगी, राइट, पानी में। तो लगभग आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जहाज़ है, तो 20 मीटर जितना डीप ड्राउट बर्थ जो है, 20 मीटर, इट इज़ काफ़ी अच्छी हाइट है 20 मीटर। इतना भी अगर आपका शिप पानी के नीचे है, सबमर्ज्ड है, तो भी ये सारे जो फेमस है ना, दुबई, सलाला, कोलंबो, सिंगापुर, तांजुंग पेलापास, ये सारे इनको हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं, मेगा जो कंटेनर शिप्स होती हैं उनको। तो ट्रांसशिपमेंट और गेटवे पोर्ट्स जो होते हैं, दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, एक मदरशिप होती है। मदरशिप यानी कि एक बहुत बड़ा जहाज। तो दुनिया के अलग अलग देशों से कंटेनर्स जो हैं यहाँ पर लोड होंगे, और फिर ये शिप जो हैं ये बड़े ऐसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर आएगी। फिर क्या होगा, जो सामान लेट्स से कोलंबो में आएगी, या फिर ये इसी पोर्ट पर अगर आती हैं, हमारे ही पोर्ट पर, तो जो सामान इसमें लोड करना है वो लोड होगा, जो सामान अनलोड करना है वो अनलोड हो जाएगा। छोटे शिप्स में भी अनलोड हो सकता है, फिर हमारे देश के अलग अलग जगहों पर इसको पहुंचाया जाएगा। और जो चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी है, तो ये जो बड़ी शिप हैं, ये मदरशिप, ये नया सामान लोड करके फिर दूसरी तरफ अपने दूसरी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगी। और गेटवे पोर्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो खास करके डोमेस्टिक अलग अलग जो जगहों पर सामान पहुंचाना है उसके लिए होते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ही यही होता है कि बड़े जो जहाज़ होते हैं वो सारे पोर्ट्स पर नहीं पहुंच सकते, ये सारे पोर्ट्स के लिए नहीं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर ही जाएंगे। तो इट्स लाइक समझ लीजिए, एक हमारे देश में जो चलते हैं ना बड़े ट्रक्स हैं, 30 पहियों वाला जो ट्रक है, तो वो छोटी छोटी गलियों में डिलीवरी करने के लिए नहीं जाएगा। तो क्या होगा, लेट्स से अहमदाबाद से राजकोट के लिए आप जो बड़ा ट्रक है उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर राजकोट में जब वो ट्रक आएगा, तो छोटा हाथी जो आता है ना, छोटे छोटे ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स, उसमें ये सामान अनलोड हो जाएगा, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर, और कुछ सामान जो है फिर राजकोट से ये लेट्स से पोरबंदर जाने वाला है, तो इसी ट्रक में पोरबंदर का सामान जो है वो आप ऐड कर देंगे। सेम थिंग अप्लाइज हियर। गेटवे पोर्ट्स में छोटे हाथी जैसे शिप्स आते हैं, और जो ट्रांसशिपमेंट है उसमें बड़े बड़े ट्रक्स जैसे शिप्स आते हैं। समझ गए ना, बहुत ही सिंपल है ये। लेकिन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो होते हैं, इनके रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा, एक्सटर्नल रिस्क जो है और वोलेटिलिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। क्या है ये, देखिए, जो मदरशिप होती हैं दैट विल डिसाइड कि उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किस जगह पर रुकने में है, कहाँ पर पार्किंग फीस और एक्सेट्रा, कौन कॉस्ट इफेक्टिव हैं, राइट, कौन ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, कौन से पोर्ट्स ऐसे हैं। तो मदरशिप ये डिसाइड करेगी कि वो कहाँ पर डॉक होने वाली है, कहाँ पर वो रुकने वाली, कहाँ पर उसका स्टॉप होगा। तो ये करने के लिए आप अगर ज़्यादा मदरशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू प्रोवाइड देम सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये भी यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप समझ लीजिए, दुबई, सलाला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे विज़न जाम को एक कंपटीशन ही देंगे, और विज़न जाम विल ऑल्सो कॉम्पीट विद देम। तो इसके लिए 10,000 करोड़ का एक एक्सपांशन का प्लान भी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज धीरे धीरे ये डेवलप करके इसके फ्यूचर के ग्रोथ जो है उनको हैंडल किया जाएगा। अब दूसरे जो पोर्ट्स है वो क्या कर रहे हैं, ये सलाला और तांजुंग पेलापास जो हैं, तो ये पोर्ट्स अलग अलग जो शिपिंग कंपनीज हैं उसमें पार्टनर्स हैं। तो अपनी खुद की शिपिंग कंपनी है। आप समझ लीजिए कि आपका अगर लेट्स से ट्रक है, आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा है सॉर्ट आउट का डिलीवरी का बिजनेस कर रहे हैं, और आपके ही ट्रक्स है, तो आपके ट्रक्स दूसरी जगह पर थोड़ी खड़े रहेंगे, आपके ही डेपो पर आएंगे। वैसे ही ये सलाला और तांजुंग पेलापास जो हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मदरशिप्स में इन्वेस्टमेंट किया। तो समथिंग सिमिलर वी कैन डू एज वेल टू अट्रैक्ट, और लॉयल्टी भी बनी रहेगी। और एक विजिंग जाम जो है, इसके आजू बाजू हमें एक पूरी इकोसिस्टम भी डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। जैसे जो दुबई है,
तो दुबई में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसी के साथ यहाँ पर शिप बिल्डिंग होती हैं, रिपेयरिंग यार्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, शिप को लेकर जो इकोसिस्टम है वो जब हम डेवलप करेंगे, तो बहुत सारी शिप्स जो हैं वो यहाँ पर आएगी। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको अभी हैंडल करना पड़ेगा, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डिस्कस द implications of including caste enumeration in the national census for social justice and inclusive policy making in India. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, एज यू नो, कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा तो उसमें कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। तो एक लंबे समय से जो ओपोजिशन की डिमांड थी तो उसको काउंटर कर दिया है सेंटर ने। और अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि बिहार की जनता को का दिल जीता जाए। और लॉन्ग टर्म आप देखें तो ये है कि एक बार मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट कास्ट है, एक तो महिलाएं हैं, एक किसान हैं, एक गरीब वर्ग हैं, और एक और था कौन से, बेसिकली उन्होंने ऐसी कुछ बात बताई थी। तो उस समय पर कास्ट पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी बीजेपी, लेकिन फिर उनको 2024 के इलेक्शन के बाद पता चला कि भाई कास्ट जो है उसको आप ऐसे, अभी माहौल वो नहीं है। फार्मर को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, इनको आपको सपोर्ट करना है, दैट्स फाइन, लेकिन यू हैव टू प्ले कास्ट पॉलिटिक्स एज वेल। तो यहाँ पर कास्ट एम्यूनरेशन जो होगा, तो एक एक जो नीतीश कुमार जेडीयू हैं, फिर चंद्रबाबू नायडू टीडीपी हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया था और ऑपोजिशन का भी प्रेशर था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को एक रिक्लेम करने की कोशिश जो है वो सेंटर ने की है। इसी के साथ साथ अभी जो हमारे यहाँ पर सिस्टम है, जो अभी अप्रोच है, दैट इज वन साइज फिट्स ऑल, ये अप्रोच जो है ये काम नहीं करेगा। कास्ट सेंसस जब आएगा तब हम हमारी वेलफेयर स्कीम्स को और ज़्यादा प्रिसाइज बना पाएंगे, और ज़्यादा टेलर कर पाएंगे, और ये सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, राइट। उनको मीन्स अगर किसी कम्युनिटी को कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्रिसाइसली वो करने की क्षमता जो है दैट विल बी अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ दिस कास्ट सेंसस, राइट। इसी के साथ बाबा आम्बेडकर साहब का जो विजन था सोशल जस्टिस का, कोई भी पार्टी जो है, मीन्स सारी पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि बाबा साहब के जो जो उनका विजन था सोशल जस्टिस का, वो हमारे देश में आया, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री एज वेल, राइट। तो जब प्रॉपर डेटा हमारे पास आएगा तो वी वुड बी एबल टू, जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज्ड पैकेज जो है या फिर एक सपोर्ट या फिर वेलफेयर स्कीम जो है उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ देयर शुड बी ए क्लियर टाइमलाइन। अब सेंसस कब होने वाला है दैट इज नॉट क्लियर, तो ये क्लियर हो जाए तो पता चले कि कब ये चीज़ होगी। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. देखते रहिए Curiously Education. There are a few more stuff in pipeline. Hopefully, you will see all the new content in a near future, along with this current affairs analysis series. God bless you all. Jai Hind.